हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ सिविक्स चैप्टर 1 क्लास 9 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हम जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस का क्या सिस्टम रहता है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, कैसे अपनी कैंपेनिंग करते हैं, हर वो चीज़ अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वहाँ लिखा है वाई इलेक्शंस असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टोरी में आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि 1987 से पहले हरियाणा में कांग्रेस का राज था, रूल कर रही थी पार्टी कांग्रेस। और 87 के में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर चौधरी देवीलाल जी खड़े हुए थे। उन्होंने इससे पहले एक कैंपेन या फिर मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, और जिसमें वो लीडर बने थे, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था। और फिर वो एज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में खड़े हुए और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था। उसका कारण ये था कि उन्होंने बोला था कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो जितने भी किसान हैं उनके जो लोन्स हैं वो मैं माफ़ करवा दूंगा। तो लोग भी ऑब्वियसली अपनी खुशी चाहते हैं या अपनी फैसिलिटी चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने वोट दिया चौधरी देवीलाल जी को और वो भारी मतों से जीते भी। 90 सीट्स में से 76 सीट्स उन्होंने जीती और वो क्लियर विनर थे और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने कहा था फार्मर्स बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन जो थे उनका लोन उन्होंने माफ़ करवा दिया। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का ट्रस्ट भी जीता। लेकिन जब 1991 में अगेन इलेक्शन हुए तो लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, उनको वोट नहीं दिए। इस छोटी सी स्टोरी से हमको एक चीज़ समझ आती है कि जो लोग हैं उनकी चॉइस बदलती रहती है। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, उन पे उनका ट्रस्ट ब्रेक ही होता रहता है। चाहे वो कितना अच्छा काम भी कर लें बट स्टिल उनको लगता है कि इससे अच्छा काम दूसरी पार्टी भी कर सकती है। तो हमेशा पीपल की मेंटालिटी, सिटीज़न की मेंटालिटी हमेशा यही रहती है कि हो सकता है जो एग्जिस्टिंग हमारी जो पार्टी है उससे अच्छा हमें दूसरी पार्टी भी कोई दे सकती है, तो हमें उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। तो ये जो एक छोटी सी स्टोरी है इसमें से हो सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि जो इनकी मूवमेंट चलाया था उन्होंने, न्याय युद्ध किसने चलाया था, या देवीलाल जी कब जीते थे, कब वो उनको ज़्यादा वोट नहीं मिले, या फिर उन्होंने क्या कैंपेन चलाया था। तो 1 या 2 मार्क का, वैसे तो 1 मार्क का ही इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड इलेक्शंस। क्योंकि ये चैप्टर ही इलेक्शंस के ऊपर है तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यही वो चीज़ है जो इसको मोनार्की और डिक्टेटरशिप से अलग करती है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा, लोग ही उसको बनाते हैं और लोग ही रिप्रेजेंटेटिव खुद भी बनते हैं। तो फिर डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या रोल है ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे ही बुक की लैंग्वेज को माइंड में रख के या लर्न करके जाएं और वहाँ हो सकता है कि आप भूल जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इलेक्शन ज़रूरी क्या है। जब मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है लाइक मोनार्की और डिक्टेटरशिप, उसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। इसके साथ ही आपकी बुक में 3-4 पॉइंट्स और गिवन हैं कि इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये अधिकार होता है सिटीजन्स को कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुने और वो खुद ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जो उनके लिए लॉ बनाए। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। तो अब जैसे हमने इसी साल देखा कि वॉर हुई या फिर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जब होती हैं, कोरोना का टाइम हमने अभी देखा है, या कभी सुनामी कहीं आ गई, कहीं बहुत बड़े बड़े चीज़ें जब हो जाती हैं, जब मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हम जिस पार्टी को सोचते हैं कि हाँ भाई इनके रिप्रेजेंटेटिव मेजर डिसीजन ले सकते हैं, हम उन्हीं को चूज़ करते हैं।
तो ये गवर्नमेंट जो बननी होती है ये लोगों के ही हाथ में होती है कि वो चूज़ करें कि वो किस में पोटेंशियल देखते हैं कि वो मेजर डिसीजन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले सकते हैं। थर्ड, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये फिर वही बात आ जाती है कि कौन सी पार्टी जो है उसकी गाइडेंस अच्छी रहेगी या फिर गवर्नमेंट जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस तो आपको क्लियर कर ही दिया क्यों ज़रूरी है। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्शन और डेमोक्रेटिक दोनों एक ही जगह आ गए। जो मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बन सकते हैं। यहाँ आपको गिवन है इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम अदर इलेक्शन? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic election. Let us recall what we learned there and start with simple list of minimum condition of a democratic election. तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, चाइना इन सब का एग्जाम्पल लेके समझा था कि ऑल्दो वो बोलते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है बट वहाँ पर ना फेयर इलेक्शन होते हैं, ना उन लोगों को अच्छा मौका मिलता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सके, तो वो अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि कुछ कंट्रीज तो डेमोक्रेटिक हैं लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन करवाती हैं, तो दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have इक्वल वैल्यू। हमने फर्स्ट चैप्टर के रेफरेंस से ही समझनी है इस चीज़ को कि पाकिस्तान का या चाइना के केस में हमने देखा था कि वो इलेक्शन तो ऑर्गेनाइज कराते हैं पर लोग वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब वो वोट देने जाते हैं तो वहाँ से बूथ हटा लिए जाते हैं या फिर उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी चॉइस तो काम ही नहीं करती। वहाँ पर हर पर्सन का एक इक्वल वोट है ही नहीं। वहाँ धोखे से या तो एक ही जना कई लोगों के वोट डाल देता है, मतलब वहाँ पर कोई सिस्टम वोटिंग का है ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ हर इंसान को एक वोटिंग का राइट होता है और चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट है देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter. यहाँ भी हम चाइना का ही केस लेंगे। वहाँ पर पीआर पार्टी है और वहीं के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े होते हैं। या तो किसी को ऑपोजिशन में खड़ा होने ही नहीं दिया जाता और अगर होने भी दिया जाता है तो इतना सप्रेस कर देते हैं कि कोई उनके अलावा पीआर पार्टी के अलावा किसी को वोट देता ही नहीं। तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर तो एक ही बंदे ने बनना है, तो उसमें आप कैसे किसी को चांस देते हो कि आप अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर लो। थर्ड पॉइंट है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि हमने कई बार गलत कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लिया। अगर रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होते रहेंगे तो पीपल के पास चांस होता है कि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। फोर्थ पॉइंट है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। यहाँ बोल रहे हैं द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जिसको लोग पसंद करते हैं वही इलेक्ट हो। तो ये भी हम चाइना के रेफरेंस से समझ सकते हैं कि जहाँ लोगों की चॉइस है उसी को बनना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि पीआर पार्टी हमने खड़ी की है तो इसी में से ही चूज़ करो। तो लोगों की चॉइस को अपनाने का पूरा मौका है। फिफ्थ है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। लोगों के पास पूरा चांस होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट को चुनने का। तो यही इसमें आपको लिखने हैं 5 पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का चैप्टर समझने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में। थैंक यू।